नमस्कार। तो चलिए फटाफट से हल कर लेते हैं हिंदी आलोचना से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। प्रश्न पहला देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन जैसी आलोचनात्मक कृतियां यहाँ पर हैं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही उत्तर होगा। देखिए, विकल्प को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहली रचना का प्रकाशन वर्ष याद रखिए और अंतिम रचना का। जैसे छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज कृति आलोचनात्मक कृति है, इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो 1948 है। 1948 को यह डॉक्टर देवराज द्वारा प्रकाशित की गई थी छायावाद का पतन। और कविता के नए प्रतिमान आपको पता है नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है, इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो 1968 है, 1968। इसीलिए बाकी ये जो जितनी भी कृतियां हैं, जैसे कामायनी एक पुनर्विचार है, मुक्तिबोध की रचना है यह। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है, 1957 ईस्वी की। तो इसलिए यहाँ पर यही विकल्प सही होगा। राइट, मैंने कहा था आपको कि नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, ये दो आलोचनात्मक कृतियां ऐसी हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है अक्सर हमें, तो इनको ध्यान रखना है आपने। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है और कविता के नए प्रतिमान यह है नामवर सिंह द्वारा लिखी हुई। तो विकल्प सी होगा पहले प्रश्न का सही उत्तर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन करना है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज और मुक्तिबोध जैसे आलोचनाकार है यहाँ पर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के संबंध में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, आपको पता है। राइट, तो विकल्प ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है कबीर। और डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत जैसी आलोचनात्मक कृति लिखी है जो बड़ी प्रसिद्ध हुई है। ओके, और डॉक्टर देवराज की रचना है, अभी हमने देखा भी, छायावाद का पतन, 1948 की रचना है यह। और मुक्तिबोध ने लिखा है, कौन सी रचना है मुक्तिबोध की? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो यहां पर डी का हो जाएगा विकल्प ए। ओके, तो याद रखना है आपने कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है मुक्तिबोध की रचना। इसीलिए यहां पर दिए गए कूट में से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने या फिर रामबर सिंह ने? तो देखिए जी, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 देखिए, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह किसका कथन है? ओके, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, किशोरीदास वाजपेयी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का? कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह कथन आया है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? आप देखकर पहचान गए होंगे, काफी बार इसके बारे में हमने देखा है कि हिंदी नई चाल में ढली यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कही गई है। 1873 में उनकी एक रचना आई थी, उसमें इन्होंने यह सब लिखा था। और वह कौन सी रचना थी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न 5, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप और विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा या वाङ्मय विवर्ष? तो यहां पर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प होगा रस मीमांसा। रस मीमांसा है आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक कृति का नाम। और रस सिद्धांत किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह सभी कृतियां हैं, जैसे कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य। लेकिन यहाँ पर दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुक्रम के हिसाब से सही होगा? तो विकल्प बी सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम, सबसे पहले इन्होंने सूर साहित्य लिखा, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर हिंदी साहित्य। विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह? तो दिए गए विकल्पों में जो मार्क्सवादी समालोचक नहीं है वे हैं नंदुलारे वाजपेयी। ओके,
मार्क्सवाद का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और ये मार्क्सवादी समालोचक की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने यह लिखा है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, या फिर नंदुलारे बाजपेयी ने, या कुबेरनाथ राय ने, या फिर रामविलास शर्मा ने? तो बताना है किसके द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं के बारे में रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी आलोचनात्मक कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम है जो उन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, वह है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इसीलिए यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हो जाएगी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन लिखी है। रामविलास शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है? इनमें से आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा द्वारा लिखी हुई है। और लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखी है, देखिए, नई कविता के प्रतिमान, राइट, नई कविता के प्रतिमान। इसीलिए यहाँ पर दिए गए कूट में से विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर, 2, 1, 4, 3। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने, या फिर गोपाल राय ने? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सही होगा, क्योंकि गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ओके, और देवरानी जेठानी की कहानी किसके द्वारा लिखी हुई है आप सभी अच्छे से जानते हैं। जो नहीं भी जानता है या जो जानता भी है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या फिर रमेश कुंतल मेघ ने? समालोचना दर्श शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद, तो दिए गए विकल्पों में जगन्नाथ दास रत्नाकर होंगे वह सही रचनाकार जिन्होंने समालोचना दर्श नाम से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया। राइट। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक के द्वारा लिखी हुई है? मिशेल फूको के द्वारा, वर्जीनिया वुल्फ द्वारा, सिमोन द बुआ, या फिर जॉक देरिडा के द्वारा? राइटिंग एंड डिफरेंस, तो देखिए राइटिंग एंड डिफरेंस है जॉक देरिडा द्वारा लिखी हुई पुस्तक। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह किसका कथन है? ड्राइडन का, टी.एस. इलियट का, क्रोचे का, या फिर लुजाइनस का? बताना है। आलोचना का विषय कवि नहीं है बल्कि कविता है, तो देखिए यह कहना रहा है टी.एस. इलियट का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। रस मीमांसा आप सभी जानते हैं आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी हुई कृति है रस मीमांसा, और नाथ संप्रदाय के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तो नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी हुई है। और आस्था और सौंदर्य, यह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है आस्था और सौंदर्य। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, राइट, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह है नंदुलारे बाजपेयी की कृति का नाम। तो इसीलिए यहां पर 3, 1, 4, 2 विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? जयसी, सूरदास, साहित्यालोचन, या फिर रस मीमांसा? विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है या कृति का नाम है जयसी। जयसी के बारे में इन्होंने लिखा है। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जैसे कि दिए गए कोट की हेल्प से ही दूसरी परंपरा की खोज, यह नामवर सिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आलोचनात्मक पुस्तकें हैं ये सारी, नामवर सिंह के द्वारा लिखी हुई है दूसरी परंपरा की खोज। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी हुई है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल। नए साहित्य नए प्रश्न, यह नंदुलारे बाजपेयी द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है। नए साहित्य नए प्रश्न।
तो दिए गए कोट में से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। जैसे कि यहाँ पर कथन है दिए गए इसमें, और कोट की हेल्प से ही बताना है यहाँ पर भी। ओके, तो देखिए यहाँ पर है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो करुणा और क्रोध जैसे निबंध किसने लिखे हैं आपको पता है, आचार्य शुक्ल ने। तो इसीलिए ये मनोविकार के बारे में जितने भी हमारे मनोविकार से रिलेटेड निबंध है वो ये लिखे हैं आचार्य शुक्ल ने। तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का। ओके, कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। यह किसके द्वारा लिखा हुआ है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है? यह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है यहाँ। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कहना रहा है डॉक्टर नेगेंद्र का। छायावाद के प्रति ये बड़ी ही चर्चित इनकी डेफिनेशन रही है। इन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया। और भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कहा है किसने? रामविलास शर्मा ने। भक्ति आंदोलन जब चला था भक्ति काल के उदय के संबंध में, तो रामविलास शर्मा ने यह परिभाषा लिखी है इस संबंध में कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो रामविलास शर्मा का यह कथन है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कूट में हो जाएगा विकल्प बी। ओके, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? मतलब आलोचक के मुख से ही लिखी है, कृति का नाम है आलोचक के मुख से। तो बताना है ये किस आलोचक के द्वारा लिखा हुआ संकलन है। नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या प्रभाकर मिश्र? तो देखिए नामवर सिंह ने लिखा है आलोचक के मुख से, और नामवर सिंह स्वयं भी एक बहुत बड़े आलोचक हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इन विकल्पों में से जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं यह मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। रामस्वरूप चतुर्वेदी किस तरह के आलोचक हैं हमने पिछले कल अच्छे से देखा है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने जो वीडियो देखी पिछले कल उससे आप कितना सीखे, कितना याद रहा आपको। प्रश्न 20 देखिए, प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद और हिंदी नवरत्न। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प 20 सही होगा। कैसे? क्योंकि हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है और हिंदी नवरत्न का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1910 में। और हिंदी नवरत्न में उन्होंने 9 कवियों को विशेष महत्व दिया था। कौन कौन से 9 कवि थे जिनको हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु ने स्थान दिया है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और प्रेमचंद और उनका युग, यह है रामविलास द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम और 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। रामविलास शर्मा जो बहुत बड़े आलोचक रहे हैं उनकी पुस्तक है यह प्रेमचंद और उनका युग। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह शिवदान सिंह चौहान की पुस्तक का नाम है और इसका प्रकाशन अगर हम देखें तो 1954 में हुआ था, 1954 ईस्वी में। और छायावाद, यह है नामवर सिंह की पुस्तक, इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1955 में, 1955 में। इसीलिए यहाँ पर सही विकल्प ठहरता है विकल्प बी, याद रखना है आपने, राइट। नेक्स्ट देखिए कि मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? कि मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। क्या रामविलास शर्मा ने ऐसा कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या शिवदान सिंह चौहान ने? तो देखिए जी, यह कहना रहा है आपके रामविलास शर्मा का, आलोचक रामविलास शर्मा कहते हैं कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी,
बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। तो इनके सभी ग्रंथों के नाम यहाँ पर हैं, जैसे हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा विकल्प ए ही। सबसे पहले आता है इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, और फिर आधुनिक साहित्य, फिर रस सिद्धांत और फिर रीति और शैली। नंद दुलारी वाजपेयी के ग्रंथ है ये। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का, धीरेन्द्र शर्मा का, राम कुमार वर्मा या शिव कुमार मिश्र का? प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, तो यह ग्रंथ है रामविलास शर्मा द्वारा लिखा हुआ। ओके, सुमेलित करना है, यहाँ पर आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और आलोचकों के नाम हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कि साहित्य आलोचन कृति किसके द्वारा लिखी हुई है? साहित्य आलोचन, तो साहित्य आलोचन आपकी लिखी है श्याम सुंदर दास ने। साहित्य आलोचन है श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी हुई। और साहित्य समालोचना यह लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। ओके, और निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना जो 2 भागों में है या 4 भागों में है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पिछले कल हमने देखा है अच्छे से कि कितने भागों में, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी हुई है निराला की साहित्य साधना। तो आलोचना दर्श है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा लिखी हुई कृति आलोचना दर्श, राइट। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की पुस्तक है। साहित्य समालोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी हुई है। और आलोचना दर्श डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा लिखी हुई है। तो यहाँ पर दिए गए कूट में से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 3। प्रश्न 25, हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम बताना है। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और अमृत राय, इन सब पे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव साफ देखा जा सकता है और ये मार्क्सवादी आलोचक कहलाते हैं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी होगा सही उत्तर। कैसे? क्योंकि शिवदान सिंह चौहान का यहाँ पर पूछा है सही कालानुक्रम। ओके, तो कालानुक्रम तो इनके जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग ही हम आंक सकते हैं, या अगर रचना वर्ष भी देखें तो जैसे रामविलास शर्मा का जन्म 1918 के आसपास ठहरता है, तो इन्होंने लिखना शुरू किया था 1941 के आसपास, राइट। और शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1912 में, और रामविलास शर्मा का 1918 में हुआ था। और अमृत राय जो प्रेमचंद के पुत्र हैं, इनका जन्म हुआ था 1921 में। और नामवर सिंह का जन्म काल अगर हम देखें तो 1926 सही ठहरता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। यहाँ पर आलोचनात्मक पुस्तकें हैं और लेखकों के नाम हैं। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान यह लिखी गई है नामवर सिंह के द्वारा, राइट। कविता के नए प्रतिमान किसकी पुस्तक है? नामवर सिंह की। और आलोचना के मान यह लिखी है शिवदान सिंह ने, आलोचना के मान। और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य यह रघुवंश के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य रघुवंश के द्वारा, राइट। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य रघुवंश के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो इसीलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ पर रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं ये सभी के सभी। आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो ये इंपॉर्टेंट सारी की सारी रचनाएं हैं रामविलास शर्मा द्वारा लिखी हुई। यहाँ पर विकल्प ए ही सही होगा। रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम विकल्प ए। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, कौन नहीं है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान या विजय देव नारायण शाही। तो देखिए, विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी आलोचक नहीं है।
आपको पता होना चाहिए कौन से मनोविश्लेषणवादी हैं, कौन से मार्क्सवादी हैं, कौन से गांधीवादी हैं, राइट, कौन से प्रगतिवादी आलोचक हैं। तो इन सब की पहचान आपको रखनी है। आप दोबारा से उस वीडियोस को देख लेना, पिछले कल वाली, उसमें सब बताया है मैंने। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। नंदुलारे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही। नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह है नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखी हुई। और लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी हुई नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। और रामविलास शर्मा ने निराला के बारे में लिखा है, आपको पता ही है ना। और विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है जयसी के बारे में। जयसी के बारे में किसने लिखा है? विजयदेव नारायण शाही ने। और निराला के बारे में रामविलास शर्मा ने। और लक्ष्मीकांत वर्मा की होगी नई कविता के प्रतिमान। और नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखी हुई पुस्तक हो गई हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो दिए गए कोट में से यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, विकल्प बी सही उत्तर। इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये नामवर सिंह ने। साधारणीकरण की व्याख्या, तो डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। और डॉक्टर नगेंद्र भी बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। साधारणीकरण से क्या अभिप्राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आप जानते हैं। नहीं तो फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसने लिखी है? पहले भी डिस्कस किया हमने इस बारे में। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी हुई है ना यह पुस्तक, राइट। तो यहां पर हो जाएगा विकल्प, यहां पर जो 4 दे रखा है ना, शिवदान सिंह चौहान ने लिखी है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शब्द और मनुष्य, यह किसके द्वारा लिखी हुई कृति है? शब्द और मनुष्य, परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा है शब्द और मनुष्य पुस्तक। और अज्ञेय वागर्थ वैभव, यह लिखा है रमेश चंद्र शाह ने। अज्ञेय के बारे में, अज्ञेय वागर्थ वैभव नाम से रमेश चंद्र शाह ने पुस्तक लिखी है। और लोकवादी तुलसीदास, यह लिखी विश्वनाथ त्रिपाठी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी ने, राइट। इसीलिए यहां पर दिए गए कूट में से विकल्प का चयन करें तो विकल्प सी हो जाएगा सही। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, और शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव, अज्ञेय वागर्थ वैभव रमेश चंद्र शाह, और लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? रसमीमांसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। आलोचना ग्रंथ हैं ये सभी के सभी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनका सही विकल्प आपने बताना है अनुक्रम के हिसाब से कौन सा होगा। तो यहां पर विकल्प सी होगा सही उत्तर। कैसे? क्योंकि जो कालिदास की निरंकुशता है ना, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी हुई आलोचनात्मक कृति है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1920 में। कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, राइट। इसके बाद आती है आचार्य शुक्ल की रसमीमांसा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 है, 1949। आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखी रसमीमांसा 1949 में प्रकाशित होती है। फिर रामधारी सिंह दिनकर की शुद्ध कविता की खोज, रामधारी सिंह दिनकर की शुद्ध कविता की खोज कृति का प्रकाशन होता है 1956 में। 1956 में, 1956 है यह, राइट। 1956 में होता है। दोबारा से यहां पर लिख देती हूं, 1956 में आती है रामधारी सिंह दिनकर की शुद्ध कविता की खोज। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और इसका प्रकाशन होता है वर्ष 1977 में, 1977, राइट। तो इस तरह से यह विकल्प प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही ठहरता है, विकल्प सी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र के
आलोचनात्मक कृतियों के बारे में पूछा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा सही होगा? जैसे भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है, काव्य में उदात्त तत्व, साहित्य का समाज शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, जैसे रचना ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ लिखे डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही होगा, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का जो भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है ना, यह 1955 में प्रकाशित हुआ था, 1955 में। और काव्य में उदात्त तत्व यह हुआ था 1958 में प्रकाशित, 1958, 1958। और इसके अलावा भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का यह ग्रंथ प्रकाशित होता है 1972 में, 1972। और साहित्य का समाज शास्त्र, इसका प्रकाशन होता है 1982 में, 1982। इस तरह से यहाँ पर विकल्प भी सही ठहरता है, डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। प्रश्न 34, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार, कामायनी एक पुनर्विचार और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछा है, क्योंकि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो यह रचना है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखी हुई, ओके, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की रचना है। इसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में, 1954 में। और कामायनी एक पुनर्विचार, यह मुक्तिबोध के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, वर्ष 1961 में इसका प्रकाशन होता है, 1961 में। और अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार यह नेमीचंद्र जैन की पुस्तक है, राइट, और 1966 में इसका प्रकाशन होता है, 1966 में नेमीचंद्र जैन के द्वारा लिखी हुई है अधूरे साक्षात्कार। और वाद विवाद संवाद यह नामवर सिंह की पुस्तक है, 1989 को इसका प्रकाशन होता है, नामवर सिंह की वाद विवाद संवाद। तो बस इसीलिए विकल्प बी यहां पर सही उत्तर ठहरता है, ओके। शिवदान सिंह चौहान की हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, मुक्तिबोध की कामायनी एक पुनर्विचार और नेमीचंद्र जैन के अधूरे साक्षात्कार तथा आपके नामवर सिंह की वाद विवाद संवाद। इस तरह से ही आपको यह याद रखना पड़ेगी रचनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा जैसे बड़े आलोचक हैं और इनका जन्म काल आपको पता होना चाहिए। विकल्प बी सही ठहरता है। कैसे ठहरता है? क्योंकि देखिए, आचार्य शुक्ल, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में, 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में आचार्य शुक्ल का जन्म होता है 1884 ईस्वी में। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मगरायर गांव में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मगरायर गांव में होता है नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म। कब? वर्ष 1906 में, 1906 ईस्वी में। और फिर आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में होता है। ऊंच गांव सानी में कब होता है? 1912 में, 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी नामक गांव में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी गांव में, ऊंच गांव सानी इनके गांव का नाम ऐसा ही है, 1912 में। और फिर डॉक्टर नगेंद्र का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के अतरौली गांव में, अतरौली एक कस्बा है, वहां पर होता है डॉक्टर नगेंद्र का जन्म। ओके, कब होता है डॉक्टर नगेंद्र का जन्म? 1915 ईस्वी में, यस, 1915 ईस्वी में होता है डॉक्टर नगेंद्र का जन्म। काफी पॉज लेने के बाद याद आता है ना, क्योंकि देखिए इनके जन्म वर्ष
कठिन तो आपको लगेंगे शुरू में, लेकिन फिर भी अगर आप रिकॉल करेंगे, माइंड पे प्रेशर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हैं सभी के सभी चारों आलोचक ये उत्तर प्रदेश से ही हैं। गांव के नाम डिफरेंट है और इनका जन्म वर्ष डिफरेंट है। आचार्य शुक्ल का 1884 में होता है, नंदुलारे वाजपेयी का 1906 में, रामविलास शर्मा का 1912 में और डॉक्टर नगेंद्र का 1915 ईस्वी में जन्म होता है। इसीलिए आपने याद रखना है, और उत्तर प्रदेश से तो हैं ही ये। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, जैसे साहित्य क्यों, भाषा और संवेदना, लोकवादी तुलसीदास, कविता की तीसरी आंख। तो कूट की सहायता से ही बताना है यहाँ पर भी आपको। साहित्य क्यों, विजय देव नारायण शाही ने लिखा साहित्य क्यों, यह पुस्तक, शीर्षक दिया साहित्य क्यों। भाषा और संवेदना, यह पुस्तक है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई, बी का हो जाएगा यहाँ पर 5। और लोकवादी तुलसीदास, यह लिखी है विश्वनाथ त्रिपाठी ने, लोकवादी तुलसीदास नाम से पुस्तक। और कविता की तीसरी आंख, यह लिखी है प्रभाकर क्षोत्रिय ने, कविता की तीसरी आंख, राइट। इसीलिए दिए गए कूट में से विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। 4 5 1 2, 4 5 1 2, राइट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। वाद विवाद संवाद, साहित्य और इतिहास, दृष्टि, कामायनिक, पुनर्विचार, प्रेमचंद और उनका युग। देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा विकल्प सी, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा द्वारा लिखी हुई है। कामायनी पुनर्विचार मुक्तिबोध के द्वारा लिखी हुई है। साहित्य और इतिहास दृष्टि, यह मिनेजर पांडे के द्वारा लिखी हुई है। और वाद विवाद संवाद, आपको पहले भी ये रचना आ चुकी है, नामवर सिंह के द्वारा लिखी हुई है। ओके, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा, कामायनी पुनर्विचार मुक्तिबोध, साहित्य और इतिहास दृष्टि मिनेजर पांडे, और वाद विवाद और संवाद नामवर सिंह। और रचना वर्ष तो मैंने इनको बता ही दिया आपको, प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर ये आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी हैं, इनकी कृतियां हैं, जैसे नई कविता, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य, ये सब इन्होंने लिखा। तो कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, यह बताना है। तो देखिए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। कैसे? क्योंकि जयशंकर प्रसाद पर लिखा इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी, इसका प्रकाशन होता है 1940 ईस्वी में। और आधुनिक साहित्य, इसका प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन होता है 1950 ईस्वी में। और महाकवि निराला के बारे में लिखा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, और इस पुस्तक का प्रकाशन होता है 1965 ईस्वी में। और नई कविता, इस पुस्तक का प्रकाशन होता है वर्ष 1976 में। इसीलिए यहाँ पर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की सही कृतियों का अनुक्रम हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कूट की सहायता से ही। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और आगे हैं शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र। तो चलिए फटाफट से अब देखते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है नई कविता के प्रतिमान। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, जिनको नहीं भी पता था, है ना। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा आपकी कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, जो यहाँ पर आगे दिया गया है। ओके, किसके द्वारा लिखी हुई है? यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। और शिवदान सिंह चौहान ने कौन सी रचना लिखी? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अभी हमने पहले भी देखा इन कृतियों को, है ना। और शिव कुमार मिश्र की कौन सी रचना है? शिव कुमार मिश्र ने लिखी, देखिए यहाँ पर, भक्ति और लोक जीवन। शिव कुमार मिश्र, बस ये याद रखना है आपने, इनके द्वारा रची हुई ये पुस्तकें हैं। ओके,
महत्वपूर्ण पुस्तकें इसीलिए बार बार पूछी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कब कब पूछी गई है, 2017, 2018, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्पों के हिसाब से तो यहाँ पर विकल्प कोट में से सी होगा सही उत्तर। प्रश्न 40 देखिए, नाम बरसी है कि निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर नाम वर्षी हैं की कृतियां पूछी हैं, जैसे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये सभी की सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं नामवर सिंह के द्वारा लिखी हुई। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है, तो विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग इनकी पुस्तक आती है, उसके बाद आती है फिर छायावाद, राइट, उसके बाद आती है कविता के नए प्रतिमान और फिर दूसरी परंपरा की खोज। विकल्प डी सही उत्तर। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना या भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। दिए गए विकल्पों की सहायता से ही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर, 2 और 3, यानी कि साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी हुई रचनाओं के नाम हैं। साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। ओके, नेक्स्ट देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट से, बाल मुकुंद गुप्त से, पद्म सिंह शर्मा कमलेश से या किशोरी दास से, वाजपेयी से? महत्वपूर्ण है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में आपको बड़े अच्छे से। तो बाल मुकुंद गुप्त के, राइट, बाल मुकुंद गुप्त, इन्हीं की वजह से जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो अनिश्चितता शब्द है वह इस शब्द संबंधी विवाद छिड़ा था बाल मुकुंद गुप्त की वजह से। असंगत कथन का चयन करना है। तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। हिंदी में अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया। ओके, तो ये तो दोनों सही हैं कि तुलनात्मक आलोचना का जनक कौन है? पद्म सिंह शर्मा, इन्हीं से माना जाता है। और हिंदी में अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किया श्याम सुंदर दास ने। हिंदी का प्रथम शोध पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से लिखा, यह भी सही है। यहाँ पर जो असंगत है वह है विकल्प सी। ओके, कि शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण मार्क्सवादी समीक्षक हैं, यह सही नहीं है, असंगत है, लेकिन दिए गए विकल्पों में यही सही होगा। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो आचार्य शुक्ल ने यह कथन दिया समालोचना की सूत्रपात संबंधी की समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। अब ये भट्ट जी कौन है और चौधरी साहब कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना समझे हैं आप या कितना जानते हैं हिंदी आलोचना के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। जो मार्क्सवादी समीक्षक हैं या आलोचक हैं, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ही बताना है और दिए गए कोट की सहायता से ही। रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, राइट, और आपके रांगीय राघव है प्रगतिशील साहित्य का मानदंड, मुक्तिबोध का मायने एक पुनर्विचार, बिल्कुल सही है। शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि इन समीक्षकों की रचनाओं की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अनुक्रम में है तो वैसे इनके द्वारा लिखी हुई ये रचनाएं बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर अनुक्रम में बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा विकल्प डी। कैसे होगा विकल्प डी यहाँ पर? क्योंकि देखिए, सबसे पहले रांगे राघव की प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, यह रचना आती है, प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद मुक्तिबोध की का मायने पुनर्विचार प्रकाशित होती है ना।
फिर उसके बाद शिव कुमार मिश्र की मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत प्रकाशित होती है और फिर लास्ट में रामविलास शर्मा की भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा इस रचना का प्रकाशन होता है। ओके, असंगत युग्म का चुनाव करना है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में इसका प्रकाशन हुआ, बिल्कुल सही। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 में इसका प्रकाशन होता है, बिल्कुल सही। कामायनी के अध्ययन की समस्या 1962 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प बी है ना, यह गलत है, असंगत है कि प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन के प्रश्न जो पुस्तक है उसका प्रकाशन 1950 में होता है। यह 1950 में नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पर यही विकल्प असंगत है, विकल्प बी। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। नया लेखक उनसे डरता है और पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? महत्वपूर्ण कथन है। क्या आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा है, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के लिए कहा है, या नंदुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है? 2020 में पूछा गया है यह। तो देखिए जी, यह कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कि नए लेखक उनसे डरते हैं और पुराने घबराते हैं। पंडित हैं वो सिर हिलाते हैं और पुराने की गुलामी उनको पसंद नहीं है। और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कहना रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ओके, नेक्स्ट है सुमेलित करना है यहाँ पर आलोचकों को उनकी आलोचनाओं से। जैसे राजेंद्र यादव जी हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई है आदमी की निगाह में औरत। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। आदमी की निगाह में औरत, इस नाम से आलोचना लिखी राजेंद्र यादव ने। और दुष्यंत कुमार ने लिखी स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। और सुधीर चौधरी ने लिखी नारी देह विमर्श नाम से आलोचना, नारी देह विमर्श नाम से आलोचना लिखी चौधरी पचौरी ने। और अरविंद जैन ने, इन्होंने लिखी औरत होने की सजा, औरत होने की सजा, अरविंद जैन ने। इसलिए यहाँ पर विकल्प हो जाएगा दिए गए कोट में से विकल्प ए सही। नेक्स्ट भी यहाँ पर आलोचक और उनके द्वारा लिखी हुई आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ पर कमल भारती, डॉक्टर धर्मवीर, जयप्रकाश कदम और माता प्रसाद गुप्त हैं। इनके द्वारा लिखी हुई आलोचनात्मक पुस्तकों के नाम बताने हैं यहाँ पर भी। तो देखिए कमल भारती द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है दलित विमर्श की भूमिका। दलित विमर्श की भूमिका नाम से लिखी कमल भारती ने आलोचना। और डॉक्टर धर्मवीर ने लिखी प्रेमचंद की नीली आंखें। मैंने बताया भी था आपको पिछले कल वाली वीडियो में, प्रेमचंद की नीली आंखें डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखी हुई है। और जयप्रकाश कदम के द्वारा कौन सी आलोचना कृति लिखी है? जाति एक विमर्श, जयप्रकाश कदम के द्वारा। और माता प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखी हुई है अंतहीन बेड़ियां। और ये सभी के सभी क्या हैं? दलित आलोचक हैं, दलित रचनाकार हैं। ओके, याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी समीक्षा आलोचना की सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित उल्लेख्य तथ्य कौन कौन से हैं? प्रगतिवादी तथा मार्क्सवादी समीक्षा आलोचना की सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित उल्लेख्य पूछा है यहाँ पर। ओके, तो बताना है। साहित्य स्वायत्त वस्तु नहीं है वरन अपने सामाजिक दायित्व से बंधा है। साहित्य का उद्देश्य आनंद या रस की उद्भावना नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हेतु समाज को आनंदित नहीं आंदोलित करने की आवश्यकता है। साहित्य में प्रतीक अनिवार्य है, साहित्य में महत्व रूप का है, वस्तु का नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 गलत है कि साहित्य में महत्व रूप का है, वस्तु का नहीं। यह तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और साहित्य का उद्देश्य आनंद या रस की उद्भावना नहीं है, जबकि साहित्य का उद्देश्य तो होता है आनंद भी आना चाहिए, रस की उत्पत्ति भी होनी चाहिए, है ना। तो
इसीलिए यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा कि 2 और 4 जो है यह सही कथन नहीं है, गलत कथन है। प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी समीक्षा आलोचना की सैद्धांतिक मान्यताओं को लेकर। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक का नाम बताना है, कौन सी है, फटाफट से बताएंगे। नई कविता के प्रतिमान, इसी के आगे दे रखा है बिल्कुल सही तरीके से। धर्मवीर भारती की है आपके मानव मूल्य और साहित्य, लिखा है धर्मवीर भारती ने। निर्मल वर्मा ने कला का जोखिम नाम से पुस्तक लिखी, और रमेश चंद्र शाह ने, इन्होंने लिखी अज्ञेय और असाध्य बीना, रमेश चंद्र शाह ने। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य, और आपके निर्मल वर्मा कला का जोखिम, और रमेश चंद्र शाह अज्ञेय और असाध्य बीना। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। राइट, आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना से संबंधित तथ्य हैं यहाँ पर दिए हुए कि प्रबंध काव्य को मुक्त काव्य की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। आचार्य शुक्ल इस्लाम के आक्रमण को भक्ति काल के उदय का कारण मानते हैं। छायावाद के समर्थक हैं, किंतु उसे हिंदी का स्वाभाविक विकास नहीं मानते। कबीर को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध कवि स्वीकार किया है इन्होंने। तो यहाँ पर कौन से कथन सही नहीं है? शुक्ल की आलोचना से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है बताना है। तो देखिए, छायावाद के समर्थक रहे, छायावाद के समर्थक तो थे ही नहीं यह आचार्य शुक्ल, किंतु उसे हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास नहीं माना। तो यह तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत होगा। और आपका दूसरा है कबीर को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध कवि स्वीकार किया। कबीर को तो इन्होंने किया ही नहीं है स्वीकार ज़्यादा, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज़्यादा फोकस किया है कबीर पर, और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, और उन्हें एक बहुत ही प्रतिबद्ध प्रतिष्ठित कवि माना, लेकिन आचार्य शुक्ल ने नहीं माना है। तो तीसरा और चौथा विकल्प सही नहीं होगा आचार्य शुक्ल की आलोचना से संबंधित, और यहाँ पर यही कथन सही नहीं है। तो विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। असंगत कथन का चुनाव करना है। आचार्य शुक्ल ने लोकमंगल की साधना अवस्था को अधिक महत्व दिया, जबकि सीधावस्था को काम्य नहीं माना। आचार्य शुक्ल का कथन है सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्मम जिजीविषा। और नेक्स्ट विकल्प है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के समर्थक आलोचक थे। तो इनमें से क्या पूछा है? असंगत कथन का चुनाव करना है, यह पूछा है। असंगत कथन कौन सा होगा? देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के समर्थक भी थे और आलोचक भी, यह भी बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित किया, यह भी बिल्कुल सही है। और आचार्य शुक्ल ने लोकमंगल की साधना अवस्था को अधिक महत्व दिया, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर असंगत जो है वह होगा बी। आचार्य शुक्ल का कथन है कि सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, तो यह सही नहीं होगा, असंगत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा का, विजयदेव नारायण शाही का, डॉक्टर नाबर सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, यह कहना रहा है आपके डॉक्टर नामवर सिंह का। मुक्तिबोध को निराला के साथ इन्होंने कंपेयर किया है। सुमेलित करना है, यहाँ पर देखिए कितना लंबा चौड़ा दे रखा है। जैसे कि सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है, फोकट का माल नहीं है। यह किसके द्वारा कहा हुआ कथन है? ओके, तो यह कथन कहा गया आपके नामवर सिंह के द्वारा। नामवर सिंह ने कहा कि सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं, फोकट का माल नहीं है। और आगे देखिए, मैं फ्राइड के दर्शन को एकांगी, उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। फ्राइड के दर्शन को एकांगी मानता हूँ, उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ मानता हूँ और अविश्वसनीय मानता हूँ। यह किसका कथन है?
डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा यह फ्राइड के बारे में। प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है और इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ है, तो इसकी संभावनाएं अधिक हैं प्रगतिवादी आंदोलन की। यह कथन रहा है आपके किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ओके, प्रगतिवादी आंदोलन संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा कि प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है और इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ, तो इसकी संभावनाएं अधिक है। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। निराला का कथन है यह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, कविता के संबंध में कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। तो ये महत्वपूर्ण कथन थे। दिए गए कूट में से अगर देखें तो सही विकल्प होगा विकल्प ए। तो बस ये प्रश्न थे आपके हिंदी आलोचना संबंधित, राइट। 55 प्रश्नों को हमने हल किया। और देखिए, जब आप किसी भी रचनाओं को अच्छे से पढ़ते हैं, फोकस करके पढ़ते हैं कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी हुई है, और उसके अंत में फिर ये प्रश्नावली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रश्न फिट हो जाते हैं और आपको याद रहता है या याद आता है। तो बस 1-2 बार वीडियोस देख लिए तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन तन मन धन से देखनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और नए सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर। ओके।